आज अपन जानेंगे जम्मू कश्मीर की कहानी को। भारत में विलय से पहले से लेकर आर्टिकल 370 खत्म होने तक की जो जम्मू कश्मीर की क्या कहानी रही है, इसके बारे में आज अपन डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देश की आज़ादी से पहले कश्मीर के महाराजा ने अपने राज्य को भारत और पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान के कबालियों ने हमला किया तो उन्होंने भारत में विलय का फैसला किया। दोस्तों क्या हुआ, देश से जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में विकसित होना चाहते थे कश्मीर को लेकर, ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान के जो कव्वालियों के बेस में उन्होंने आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति पर महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर के दौरान भारत पर विलय करना उचित समझा। तो आज इसके बारे में अपन डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जब भारत आज़ाद हो रहा था तब ब्रिटिश राज ने सभी मौजूदा रियासतों और राजतंत्रों के सामने पेशकश की कि वो भौगोलिक स्थितियों के लिहाज से भारत और पाकिस्तान में किसी एक में अपना विलय कर ले। जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी, यानी उनका कहना था कि न तो हम भारत से जुड़ेंगे और न ही पाकिस्तान से, बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान बनाकर रहेंगे। हालांकि उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि उन्हें कश्मीर का भारत में विलय करना पड़ा। मतलब जब देश आज़ाद हो गया तो ब्रिटिश राज ने जो मौजूदा राज्य और जो प्रजातंत्र जो राज्य थे उनके सामने पेशकश की कि या तो पाकिस्तान में मिले या भारत में रहे या फिर स्वतंत्र देश के रूप में रह सकते हैं, स्वतंत्र के रूप में रह सकते हैं। तो महाराजा जो हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने फैसला किया कि ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही भारत में मिलेंगे। तो उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई कि उनको भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने कबालियों के बेस पर आक्रमण कर दिया था। महाराजा हरि सिंह 1925 में कश्मीर की गद्दी पर बैठे थे। वो अपना अधिकांश समय बम्बई के रेस कोर्स और अपनी रियासत के बड़े बंगले में शिकार करते हुए बिताया करते थे। कश्मीर में जब उनके सबसे बड़े विरोधी शेख अब्दुल्ला का जन्म शॉल बेचने वाले एक व्यापारी के घर में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc की पढ़ाई की थी। पढ़ाई में कुशल होने के साथ साथ वह शानदार वक्ता भी थी। उन्होंने अपनी बातें तर्कों तथ्यों के साथ रखनी आती थी। मतलब दोस्तों, एक बड़ा नाम उभर कर आता है जम्मू कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला। वो एक शॉल व्यापारी जो शॉल बेचते थे, उनके व्यापारी के घर में उनका जन्म हुआ था। और मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने MSc की पढ़ाई की थी। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ वो कुशल वक्ता भी थे, शानदार वक्ता थे, और उनका राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव रहा। शेख अब्दुल्ला ने पहले प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी की, फिर रियासत में कूद पड़े। उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया कि इस सूबे में मुसलमानों के साथ भेदभाव होने वाला सलूक क्यों हो रहा है, बहुसंख्या होते हुए भी नौकरी और दूसरी बातों में पीछे हैं। शेख अब्दुल्ला पहले क्या करते थे, प्राइवेट टीचर थे वो, ठीक है, फिर रियासत में कूद पड़े और उन्होंने सरकार के ऊपर, मतलब जो राजतंत्र था उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि मुसलमान बहुसंख्या होते हुए भी उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है, ना को उनको अच्छी नौकरी है और अन्य बातों में भी पीछे हैं, ठीक है। 1932 में उन्होंने महाराजा के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को आवाज़ देने के लिए ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया। 6 साल के बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया, जिसमें हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी शामिल होने लगे। इसी समय अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू से भी नज़दीकियाँ बढ़ाई। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता और समाजवाद पर एकमत थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में नज़दीकियाँ होने लगी। 1940 के दशक में अब्दुल्ला कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। कई बार वो जेल में और जेल से बाहर आते रहते थे। आज़ादी से पहले अब्दुल्ला ने कश्मीर के राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र लाने के आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जेल में डाल दिया गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो शेख अब्दुल्ला थे उन्होंने कश्मीर में क्या किया, वो चाहते थे कि यहाँ राजतंत्र खत्म हो और प्रजातंत्र का शासन हो, मतलब चुनाव जनता के द्वारा चुनाव हो, तो इसके पक्ष में थे। तो उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन शुरू किए। महाराजा हर हाल में अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। महाराजा के मन में स्वतंत्र होने का विचार जड़े जमा चुका था। वो कांग्रेस से नफरत करते थे, इसलिए भारत में शामिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते थे तो उन्हें हिंदू राजवंश का सूरज अस्त हो जाता। सितंबर 1947 के आसपास खबरें मिलने लगी कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहता है। इस बीच 25 सितंबर 1947 को महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया। क्या हुआ दोस्तों कि वो जो महाराजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के राजा, वो अपने जो जम्मू कश्मीर है उसको स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो भारत में ना तो भारत में मिलना चाहते थे क्योंकि वो कांग्रेस से नफरत करते थे, लेकिन वो पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते, क्योंकि वो हिंदू राजा थे, अगर वो पाकिस्तान में शामिल होते तो हिंदू राजवंश का सूरज अस्त हो जाता। तो 19 सितंबर 1947 के आसपास खबरें मिलने लगी कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में घुसपैठी को भेजेगा जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया 25 सितंबर 1947 को।
डोमिनिक लेपेयर की किताब फ्रीडम एट मिडलाइन कहती है कि जहाँ तक महाराजा हरि सिंह का सवाल है तो वो अब भी आज़ाद कश्मीर के ख्वाब में जी रहे थे। 12 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना संबंध कायम रखना चाहते हैं। महाराजा की महत्वाकांक्षा कश्मीर को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाने की है, एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल निरपेक्ष होगा। उन्होंने आगे कहा कि केवल एक ही चीज़ हमारी राय बदल सकती है और वो है कि अगर दोनों देश में से कोई हमारी खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल करता है तो हम अपनी राय पर पुनः विचार करेंगे। दोस्तों, मतलब जो महाराजा हरि सिंह थे वो अपने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो किसी भी स्थिति में ना तो पाकिस्तान में और ना ही भारत में मिलना चाहते थे। अब होता है हथियारबंद कबालियों का हमला पाकिस्तान की ओर से। इन शब्दों के बोले जाने के केवल 2 हफ्तों बाद ही हजारों हथियारबंद कबालियों ने राज्य पर उत्तरी दिशा से हमला कर दिया। 22 अक्टूबर को वह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और कश्मीर के बीच की सरहदों को पार कर गए और तेजी से राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़े। इन हमलावरों में ज़्यादातर पठान थे जो उस इलाके से आया करते थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। इन कबालियों के विद्रोहियों में बारामूला में बड़ा उत्पात मचाया, लूटपाट की और महिला और लड़कियों से दुष्कर्म किया। क्या हुआ दोस्तों, कबालियों के बेस में पाकिस्तान की जो सेना थी वो घुस गई। पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया। 22 अक्टूबर को उत्तरी सीमा से कश्मीर की बीच सरहदों को पार करने लगे और तेजी से और राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। इन कबालियों में विद्रोह से बारामूला में बड़ा उत्पात मचाया। वहाँ की जो महिला और लड़कियां थे उनसे दुष्कर्म किया। महाराजा ने भारत से मदद मांगी। जब कबालियों के बेस पर पाकिस्तान ने हमला किया तो महाराजा ने भारत से मदद मांगी। बीपी मेनन ने अपनी किताब पॉलिटिक्स इंट्रीगेशन ऑफ इंडिया में लिखा कि 24 अक्टूबर को महाराजा ने भारत सरकार को सैनिक सहायता संदेश भेजा। अगले दिन दिल्ली में भारत की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बीपी मेनन को जहाज से तुरंत श्रीनगर रवाना किया गया। उन्होंने श्रीनगर में महाराजा के मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमलावरों को से सुरक्षित जम्मू जाने की सलाह दी। नेहरू पाकिस्तान की कबालियों के मुकाबले के लिए भारतीय सेना को फौरन कश्मीर भेजना चाहते थे। माउंटबेटन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जब कबालियों का आक्रमण हुआ तो ऐसी स्थिति में महाराजा ने भारत से मदद मांगी। तो जो भारत सरकार है उन्होंने बीपी मेनन को भेजा, श्रीनगर भेजा और वहाँ से जो महाराजा थे उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला और जम्मू पहुँचाया। उसके बाद जो नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, तो उन्होंने भारतीय सेना को भेजने का फैसला किया, लेकिन जो माउंटबेटन थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने महाराजा से पहले विलय कागजों पर दस्तखत कराने को कहा। उनका साफ कहना था कि बिना कानूनी विलय के वो ब्रिटिश अफसरों को भारतीय सेना के साथ नहीं जाने देंगे। 26 अक्टूबर को बीपी मेनन को जम्मू कश्मीर में महाराजा के पास फिर से भेजा गया। वहाँ मेनन से उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत करवाए और दिल्ली आ गए। दोबारा बीपी मेनन को महाराजा के पास भेजा और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर वो वापस दिल्ली आ गए। भारतीय सैनिक श्रीनगर पहुंचने शुरू हो गए। जैसे ही कानूनी कार्रवाई पूरी हुई, दिल्ली से माउंटबेटन ने हिचकिचाई की परवाह किए बिना भारतीय सेना विमान से श्रीनगर भेजना शुरू कर दिया। तब हमलावर ने श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर रह गए थे। जब भारतीय सेना का जवानों का पहला जाब्ता श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा तो हमलावर हवाई अड्डे की सरहदों तक आ पहुंचे थे। अगर कबालियों ने बारामूला में लूटपाट और औरतों के साथ दुष्कर्म के समय बर्बाद नहीं किया होता तो वह हवाई अड्डे पर कब्जा कर चुके होते थे और भारतीय विमानों को तनाव मुश्किल हो जाता। इसके बाद भारत ने उरी तक के क्षेत्र को कबालियों को खदेड़ते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। कश्मीर को लेकर दोनों देशों में तनातनी चरम पर थी। यह तब तक जारी रहा जब तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली ने संयुक्त सुरक्षा समिति में बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। वह और नेहरू इस बात पर सहमत हो गए कि पाकिस्तान और कबालियों को लड़ाई को बंद करने के लिए जल्द से जल्द वापस लौटने के लिए कहेंगे। भारत भी अपनी ज़्यादातर सेनाएं हटा लेगा। संयुक्त राष्ट्र को जनमत संग्रह के लिए एक कमीशन भेजने के लिए कहा गया। यह बड़ी भूल हुई साबित। माउंटबेटन की सलाह से ही भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। ये एक बड़ी भूल साबित हुई। बहुत से भारतीय नेता इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ब्रिटिश पाकिस्तान का साथ देगा। यही हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार को हटाए जाने और जनमत संग्रह होने तक कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में लाए जाने की मांग की। महाराजा बने राज्य के संवैधानिक प्रमुख। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक संबंधों को लेकर बातचीत की। इसी के तहत राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में
बरकरार रही, लेकिन शेख अब्दुल्ला का आपातकालीन प्रशासन पर पद पर नियुक्त कर राज्य के सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। इसके बाद ही उन्हें 5 मार्च 1948 को राज्य का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस मीटिंग के नतीजे के बाद संविधान के अंदर आर्टिकल 370 जोड़ा गया। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके तुरंत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राज्य में 35 ए लगाने की अनुमति दी। 1954 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान बना। इसके बाद धीरे धीरे कश्मीर में राजवंश गायब होता चला गया। राज्य का पहला चुनाव 1957 में जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विजय हुई। पार्टी के नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक वहाँ 11 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2014 में हुए चुनाव में पीडीपी और बीजेपी ने राज्य में गठबंधन सरकार बनाई थी, लेकिन वर्ष 2018 में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब तक वहाँ राज्यपाल शासन लागू है। अब धारा 370 के अहम बदलाव। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A के जरिए जो खास दर्जा मिला हुआ था, उसे केंद्र ने एनडीए सरकार ने आर्टिकल 370 में संशोधन करके काफ़ी हद तक कम कर दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 पूरी तरह हटाए नहीं गए हैं, बल्कि इसके दो पहलुओं में जिस तरह बदलाव हुआ है, उसे इस राज्य पर केंद्र की पकड़ न केवल और मजबूत होगी, बल्कि आने वाले समय में यहाँ कई तरह के संविधान संशोधन करके नियमों में लागू का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। सरकार ने अलबत्ता 35A को जरूरी पूरी तरह से हटा दिया है। इसके साथ ही इसे पूरे राज्य को 2 भागों में बांटने का फैसला किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसमें जम्मू कश्मीर में निर्वाचित विधानसभा रहेगी, तो लद्दाख पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई हो आपने जो वर्तमान से लेकर जो जम्मू कश्मीर की कहानी है, जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर जम्मू कश्मीर के वर्तमान तक क्या कहानी है, इसके बारे में आपने इस वीडियो में डिटेल से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।